नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज है दिनांक 11 अप्रैल 2023 और आज के सत्र में हम डेली की तरह जो महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं आपके लिए, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसको लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा की तैयारी में निस्संदेह सहायक होंगे। तो बिना किसी देरी के विलंब करते हुए अपने पहले टॉपिक को देखते हैं। पहले ना हम कुछ अपने जो टॉपिक्स हैं उसको कर देख लेते हैं, ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं क्या क्या उसमें बातें की गई हैं। पहला देखो, राइट लेसन्स है। ठीक है, पहला टॉपिक आपके सामने राइट लेसन्स है। अर्थात इसमें जो चर्चा की गई है राइट लेसन्स में कि जो वाइडर ट्रांसपेरेंट जो कंसल्टेशंस हैं है ना आर नीडेड इन शेपिंग द करिकुलम। अभी एनसीईआरटी से संबंधित कुछ आपको विवाद देखने को मिले होंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में जो अभी एनसीईआरटी ने क्या किया है, कुछ सिलेबस को कट किया है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स को हटाए हैं एनसीईआरटी ने। तो उससे संबंधित इसमें बातें हैं कि एक तरह से बड़े स्तर पे ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी कंसल्टेशंस होने चाहिए थे, सुझाव लिए जाने चाहिए थे। ठीक है, तो उसको लेकर इसमें चर्चा की गई है पहले टॉपिक में। दूसरा को देखते हैं। दूसरा है एन एनफोर्स्ड साइलेंस कैन नॉट सॉल्व इंडियाज प्रॉब्लम्स। ठीक है, तीसरा देख लो क्या है। तीसरा जो है बर्निंग ब्राइट। ये जो भारत में भी बाघ से संबंधित जो नई जो आबादी जो भारत में जो बाघ की आबादी है उसकी जो गणना हुई है, नए आंकड़े जो आए हैं उससे संबंधित कुछ विषय हैं उसको देखेंगे। और चौथा जो है फिनलैंड्स जर्नी फ्रॉम न्यूट्रल टू नाटो, है ना। जो नेटो में शामिल हुआ है कौन, फिनलैंड शामिल हुआ है। ठीक है, नाटो हम कहते हैं हिंदी में और नेटो इंग्लिश में उच्चारण होता है। तो फिनलैंड जो शामिल हुआ है ना उसको लेकर हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने प्रथम टॉपिक की ओर मूव करते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ आप लोगों के लिए कि हम जो टॉपिक्स में कवर करते हैं 2 से 3 टॉपिक्स कवर करते हैं, बाकी 2 आप भी स्टडी करें, सेल्फ स्टडी करें। तो चलिए हम वर्ड बाय वर्ड समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे लिए टॉपिक में क्या है। ठीक है, अब देखो, बर्निंग ब्राइट, इंडिया मस्ट बैलेंस कंजर्वेशन एफर्ट्स विद द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। देखो, कंजर्वेशन एफर्ट्स होता है संरक्षण प्रयास, मतलब बाघों का संरक्षण। तो भारत को बैलेंस करना पड़ेगा, संतुलन बैठाना पड़ेगा, है ना। भारत को बैलेंस बैठाना चाहिए कहाँ पर, कंजर्वेशन एफर्ट्स संरक्षण प्रयास जो है बाघों के, और विद द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स, और जो वनवासी हैं, जो वन में लोग रहते हैं, आदिवासी जो हैं, जो वनोपज पर निर्भर हैं, अर्थात कंद मूल जड़ी बूटी आदि के व्यापार या प्रयोग पर निर्भर हैं, उनके बीच और संरक्षण प्रयासों के बीच सामंजस्य बैठाना चाहिए। ठीक है, इंडिया टाइगर पॉपुलेशन इन 2020 वॉज एट लीस्ट 3167 कैट्स। देखो, भारत में जो बाघ की आबादी है 2022 में वो कम से कम मतलब 3167 पर थी, अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स ऑफ क्वाड्रेनियल सेंसस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन। तो टाइगर पॉपुलेशन का जो सेंसस मतलब उसके जो आंकड़े आए थे, गणना के जो आंकड़े आए थे उसके हिसाब से बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, उसके परिणाम के हिसाब से बात की जा रही है। द प्रीवियस एक्सरसाइज, ऐसा ही जो पहले जो आंकड़ा आया था, बाघ की जो गणना की गई थी पूर्ववर्ती में, 2018 की बात है, एस्टिमेटेड नंबर टू 2967। उसमें बाघ की आबादी को 2967 बताया गया था, 2018 की बात है ये। देयर इज अ फेयर चांस दैट 2022 नंबर्स में बी रिवाइज्ड अपवर्ड्स। अब ऐसा बिल्कुल संभव है कि 2022 के जो आंकड़े हैं उसको आगे क्या किया जाए, रिवाइज किया जाए, मतलब नए आंकड़े आए आपके सामने। ठीक है, एज अ फुल एनालिसिस ऑफ द सेंसस, जिसमें कि सेंसस का फुल एनालिसिस पूरा मतलब विवरण हो। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बताया गया है, हाँ देखो कि जैसे कि अभी हम मान लो बाघ की आबादी की गणना हो गई। ठीक है, अब जो फुल एनालिसिस है सेंसस का वो मतलब आना है। ठीक है, आएंगे तो उसमें हो सकता है कि बाघ की आबादी बढ़े, कुछ बढ़ सकता है। ठीक है, बिंग द 50th ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, देखो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, यह प्रोजेक्ट टाइगर जो है बीच में क्या हुआ था, 1973 में तक क्या हुआ था कि बाघ की आबादी काफ़ी कम होती जा रही थी, 1973 में और कम हो गई थी। तो इंदिरा गांधी सरकार जो तत्कालीन सरकार थी उसने प्रोजेक्ट टाइगर पहल की शुरुआत की थी कि बाघों को संरक्षण देना है
बाघों की आबादी में वृद्धि करना है। तो उसके ने 50 साल हो गए हैं, ठीक है, जो कि 1973 से ये प्रोग्राम चला आ रहा है। हैव कंसिस्टेंटली डिवोटेड अटेंशन टू ensuring that tigers generally vulnerable to environmental degradation and extinct in several countries। देखो बाघ जो है ना वो संवेदनशील है ना पर्यावरण क्षरण के प्रति, और ना कई सारे देश में विलुप्त हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है। कंटिन्यू टू पॉपुलेट इंडिया फॉरेस्ट, और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि कई देशों में जो बाघों की स्थिति जो गंभीर है, ठीक है, तो भारत में ऐसी स्थिति नहीं हो। अब भारत में बाघों की, भारत के जंगलों में बाघों की आबादी को बढ़ाया जाए, पॉपुलेट किया जाए। बीइंग एबल टू एंश्योर एन इंक्रीज इन टाइगर नंबर्स, बाघों की आबादी में वृद्धि को सुनिश्चित करते हुए, इसमें है ना, विदाउट रिलाइंग ऑन फेंस्ड रिजर्व्स एंड बाय इंगेजिंग द participation of forest dwelling communities is in conservation are distinct traits of India's big cat conservation approach। ठीक है, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर आप देखो कि जो भारत की जो पहल है, ठीक है, भारत ने जो अपनी एंड से पहल की है, ठीक है, उसमें देखो आप कि भारत सक्षम रहा है, ठीक है, मतलब बाघों की संख्या को बढ़ाने में। भारत ने फेंस्ड रिजर्व्स, मतलब जो बाढ़ से घिरे हुए रिजर्व होते हैं, भारत उस पर निर्भर नहीं रहा है। और दूसरी बात, भारत ने एक और काम किया है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज को साथ लाया है, ठीक है, इस पहल में, जिसमें कि मतलब ये भारत की जो बड़ी बिल्ली है, मतलब बाघ के संरक्षण दृष्टिकोण में, है ना, पहल में भारत ने जो वनवासी जो हैं, जो वन में रहने वाले समुदाय हैं, उनको भी मतलब उनकी भी सहायता ली है, ठीक है। तो ये विशिष्ट लक्षण है भारत की इस पहल के। हालांकि हाउएवर दिस डज नॉट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, दिस डज नॉट मीन दैट, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो टाइगर हैं, ठीक है, टाइगर नंबर्स हैं, जो बाघों की संख्याएं हैं, आर ऑर्डेंड टू ग्रो इन परपेचुइटी, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये नहीं है कि अब बाघों की संख्या हमेशा बढ़ती ही रहेगी, ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं है, ठीक। द स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट वॉन्स दैट, स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट जो आई है, स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट जो आई है, ये वाली रिपोर्ट जो है, इसमें चेतावनी दी गई है, वॉर्न किया गया है कि ऑल ऑफ इंडिया 5 मेन टाइगर जोन्स, कि भारत के जो 5 मुख्य टाइगर जोन हैं, वाइल लार्जली स्टेबल, वो स्टेबल है, बिल्कुल स्थिर हैं, फेस चैलेंज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, उसमें डिफॉरेस्टेशन की चुनौतियां देखी गई हैं। अब देखो 5 जो मुख्य टाइगर जोन हैं, उसमें डिफॉरेस्टेशन की चैलेंजेस देखे गए हैं। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? वन को हटाना, वन का निर्मूलन, तो वन को काटे जा रहे हैं, ठीक है, वो चैलेंजेस हैं। बाघ को तो वन चाहिए, जंगल चाहिए। एंड लॉस ऑफ टाइगर हैबिटेट, और इन जो 5 मुख्य टाइगर जोन हैं, इसमें बाघ के आवास में भी कमी देखी गई है। द वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट है, वाइल वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स स्पॉट ग्लोबली, जो कि मतलब सबसे जो मतलब ज़्यादा बायोडाइवर्स स्पॉट है वैश्विक स्तर पर, उसमें से एक है। ऑल्सो होस्ट सम ऑफ द इंडियाज मोस्ट पॉपुलर टाइगर रिजर्व, इसमें जो ये जो है भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला टाइगर रिजर्व है, ठीक है। इन 2018 की बात की जा रही है, ठीक है, 871 871 यूनिक टाइगर्स वर फोटोग्राफ्ड, 871 अनूठे बाघों को फोटोग्राफ किया गया, उसकी फ़ोटो ली गई। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार ओनली 824 वर कैप्चर्ड, लेकिन इस बार क्या हुआ, केवल 824 की फ़ोटो ली गई है, ठीक है। ओवर द ईयर्स, समय के साथ, देयर इज एन इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ टाइगर्स आउटसाइड प्रोटेक्टेड रिजर्व्स, ये सबसे बड़ी बात है। जो प्रोटेक्टेड रिजर्व्स हैं, जो संरक्षित क्षेत्र हैं, उसके बाहर बाघों की जो उपस्थिति है, जो मौजूदगी है, वो बढ़ रही है, इंक्रीजिंग प्रेजेंस है ना, ये सही नहीं है, ठीक है। इन द केस ऑफ वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट की बात करूं, हाउएवर, हालांकि दी नंबर्स आर, जो ये संख्याएं हैं पश्चिमी घाट में, ये संख्याएं जो डिक्लाइन पर हैं, क्या हैं, दी नंबर्स आर ऑन डिक्लाइन, मतलब इसमें कमी आई है। विद ओनली पॉपुलेशंस विद इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट स्टेबल, द रिपोर्ट सेज।
अब रिपोर्ट में बताया गया है कि जो बाघों की जो आबादी है वो संरक्षित क्षेत्रों में ही स्थिर है, वहाँ की जगह कमी आई है। फ्रॉम 9 टाइगर रिजर्व्स इन 73 टू 53 टुडे। अब देखो 1973 के आंकड़े को लेते हैं, जब हमने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था, मतलब भारत सरकार की ओर से इस पहल की शुरुआत की गई थी, तो उस समय केवल 9 टाइगर रिजर्व थे। अब 53 हो गए हैं, 53 हो गए हैं। तो द इंक्रीज इन नंबर, संख्या में जो वृद्धि हुई है नॉट ट्रांसलेटेड टू ऑल ऑफ द रिजर्व्स बिकमिंग सुइटेबल हैबिटेट्स फॉर टाइगर्स। अब इससे ये नहीं हुआ, देखो हमने तो टाइगर रिजर्व बढ़ा दिए, 53 कर दिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये जो सभी टाइगर रिजर्व है ना, ये सुइटेबल हैबिटेट्स बने हैं टाइगर के, मतलब बाघ के ये मतलब उपयुक्त आवास बन गए हैं ये 53 जो टोटल हैं, ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। इन्हें बनाना पड़ेगा। सीरियस कंजर्वेशन एफर्ट्स आर नीडेड टू हेल्प, मतलब गंभीर संरक्षण प्रयास की आवश्यकता है। सीरियस कंजर्वेशन एफर्ट्स आर नीडेड, ठीक है, सहायता के लिए गंभीर संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, टाइगर पॉपुलेशन रिकवरी इन झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। उदाहरण के लिए टाइगर पॉपुलेशन रिकवरी जो है, मतलब बाघों की आबादी को पूर्व स्थिति में लाना, पहले वाली जो स्थिति सही स्थिति में लाना, ठीक है, फिर से अच्छी आबादी लाना, कहाँ पे, झारखंड में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रिक्वायरमेंट है। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स जो हैं हियर फेस वेरियस थ्रेट्स। अब देखो जो जंगली जो है ना, जंगली जीवन जो है, वन्य जीवन वाले जो आवास हैं, ठीक है, शेरों के लिए या फिर अन्य जीव जंतुओं के लिए, उसके सामने बड़े खतरे आ गए हैं, कई प्रकार के थ्रेट्स आ गए हैं, खतरे आ गए हैं, जिसमें कि देखो हैबिटेड इंक्रोचमेंट, उसमें क्या है, उनके आवास का अतिक्रमण शामिल है ना, लोग कब्जा कर रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं उसके अगल बगल, खेती कर रहे हैं, हंटिंग शिकार है, शिकार लोग शिकारी शिकार कर रहे हैं, ठीक है, कन्फ्लिक्ट विद ह्यूमंस, अब मनुष्य के साथ संघर्ष है। अब मानव जब संरक्षित क्षेत्र के आसपास जाएंगे तो वन्य जीव और मानव का तो संघर्ष होगा ही। अनरेगुलेटेड कैटल ग्रेजिंग, अब देखो मवेशियों का चराना जो अनरेगुलेटेड है वो है। एक्सेसिव हार्वेस्टिंग ऑफ नन टिम्बर, देखो एक्सेसिव अत्यधिक, मतलब जो काटना है, हार्वेस्टिंग जो है नन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जो नन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, मतलब लकड़ी वाले जो प्रोडक्ट, जो जिसमें लकड़ी नहीं होती है, ऐसे बन के, मतलब जो मटेरियल जो है, ठीक है, घास वगैरह सब, उस सब को हटाना, काटना। फायर्स, देखो बाघ क्या होता है, इसमें जंगल झाड़ियों में छुपे होते हैं। फायर्स, आग हो गया, माइनिंग खनन हो गया, एंड एक्सपेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो बुनियादी ढांचा बढ़ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, जंगल से ही निकाल दिया रोड को, है ना, जंगलें काट दी, तो ये सब खतरे आग के रूप में आ गए हैं इन जानवरों के सामने, वन्य जीव आवासों के सामने। एक्सपर्ट्स हैव सेड, विशेषज्ञों ने क्या कहा है, देखो इंडिया रिजर्व्स इन देयर प्रेजेंट स्टेट आउट टू बी एबल टू सस्टेन पॉपुलेशन अप टू 4000। अभी भारत का जो वर्तमान में जो रिजर्व है उसमें ये संभव है कि बाकी 4000 तक की आबादी को ये मेंटेन कर सकता है, एंड विद एक्सपेंडेड एफर्ट्स एट इम्प्रूविंग फ्रेजिंग रिजर्व्स दीज नंबर्स कैन इंक्रीज। अब देखो बाघों की संख्या बढ़ सकती है, बट केयर हैज टू बी टेकन टू मेंटेन द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन making the ground fertile for conservation and keeping the rights of forest dwelling communities intact। देखो सबसे बड़ी बात है, केयर आपको यहाँ पे करना होगा, यहाँ पे ध्यान देना होगा कि आप मेंटेन करें किसको, तो एक तो ज़मीन पर मेंटेन करें कि आप कंजर्वेशन संरक्षण प्रयास, और जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज है, जो मतलब वन पर आधारित जो समुदाय हैं जिनका जीवन आजीविका वन आधारित है, उनके बीच जो बैलेंस है उसको बनाए रखा जाए। Showcasing conservation efforts ought not to come at the expense of ensuring the right to livelihood and dignified living of communities. Next slide, please. Communities who often live the closest to these majestic wild creatures। अब देखो यहाँ पे जो सेंटेंस है, ठीक है, showcasing conservation, ठीक है, efforts ought not to come at the expense of ensuring the right to livelihood। अब देखो लाइवलीहुड जो है ना, मैंने बताया आपको आजीविका, लाइवलीहुड मीन्स आजीविका, तो संरक्षण के प्रयासों का जो प्रदर्शन है, शोकेस दिखाना जो है, ठीक है, तो इस ये
मतलब संरक्षण के प्रयास को आप इस प्रकार से जो समुदाय है, जो कम्युनिटी है, उसके आजीविका लाइवलीहुड और उसका जो गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है समुदाय का, ठीक है, उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और उसके कीमत पर आप इसको मत दिखाओ। संरक्षण प्रयास जो है उसके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार और आजीविका के अधिकार की कीमत पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और खासकर ये जो समुदाय है ना, जो कम्युनिटी जो है, ये कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं दीज मैजेस्टिक वाइल्ड क्रिएचर्स, क्लोजेस्ट टू दीज मैजेस्टिक वाइल्ड क्रिएचर्स। और ये जो समुदाय है ना, ये इस जो वाइल्ड क्रिएचर्स है, मतलब ये जो मतलब विशाल जो जंगली जीव है, इसके आसपास रहते हैं, ठीक है। द चीता, लेपर्ड, द लायन एंड द टाइगर कैन को एग्जिस्ट इन इंडिया विद द राइट इंसेंटिव्स इन प्लेस फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। अब देखो, चीता, लेपर्ड, शेर और टाइगर जो है ना, ये भारत में साथ साथ रह सकते हैं, ठीक है। इनके लिए अनुकूल माहौल हो सकता है, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर यह है, उसमें क्या होना चाहिए? उसमें होना चाहिए विद द राइट इंसेंटिव्स इन प्लेस फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स, जिसमें सभी हितधारकों के लिए, ठीक है, उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए, सही प्रोत्साहन होना चाहिए, ठीक है। सही व्यवस्था होगी तो सभी जीव जंतुओं के लिए सुविधा होगी और मानव के लिए भी सुविधा होगी, ठीक है। आशा है कि आपको इस समझ में आया होगा। और एक टॉपिक आप ये देख लो कि फिनलैंड का जो जर्नी है न्यूट्रल से जो नाटो का मेंबर बना है ना, उसको देख लो। देखो, ये नाटो वाला जो टॉपिक है ना, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है हमारे सामने, ठीक है। अब देखो, संवेदनशील मुद्दा क्या है? रूस यूक्रेन की लड़ाई हो रही है। अब रूस यूक्रेन बेचारे क्यों लड़ रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, समस्या की मूल जड़ में है नाटो। नाटो और रूस, एक साइड नाटो खड़ा, एक साइड रूस, है ना। रशिया, आर फॉर रशिया, एन फॉर नाटो, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को नहीं देखना चाहते, ना नाटो देखना चाहता रशिया को, ना रूस नाटो को देखना चाहता, ठीक है। तो अभी देखो, यूक्रेन रूस की जो लड़ाई चल रही है, यूक्रेन क्या था, नाटो में शामिल होना चाहता था और रूस उसे रोकना चाहता था। रूस कभी नहीं चाहता है कि भाई नाटो उसके ज़्यादा करीब आ जाए। तो इसी प्रयास से उसने यूक्रेन पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया कि तुम नाटो का मेंबर बन के दिखाओ हमें, ठीक है। अभी फिनलैंड ने क्या किया है? नाटो का मेंबर ये बन गया है। अभी नाटो में 30 सदस्य थे, ठीक है, अभी 31 हो गए हैं, ठीक है। अब थोड़ा समझ लेते हैं, मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। मैंने एक टॉपिक तो देख ही लिया पहले, इसको मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ, समझा देता हूँ कि मुद्दा क्या है। फिनलैंड जो है, ये 4 अप्रैल 23 को, है ना, नाटो का मेंबर बन गया, ठीक है। नाटो को, ये पहले न्यूट्रल था। न्यूट्रल मतलब किसी के पक्ष में नहीं था, ना रूस के पक्ष में था, ना तटस्थ था ये, ठीक है। अब उसका मेंबर बन गया। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखो कि ये नाटो का मेंबर बन गया। अब इससे क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे? फ़ायदे ये मिलेंगे, नाटो का जो रूल बुक है, जो इसका व्यवस्था है नाटो में, उसमें व्यवस्था ये है कि नाटो के किसी भी देश पर हमला अगर होता है तो वो हमला पूरे नाटो देश पर माना जाता है। मान लो किसी एक देश पे अटैक हुआ, ठीक है, ओनली वन पे अटैक हुआ, लेकिन वो सभी पर अटैक माना जाएगा और सभी देश उसे बचाने के लिए आगे आएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है। अब देखो, ये नाटो से इसलिए कई देश जुड़ना चाहते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। अब फिनलैंड से पहले नॉर्वे, ठीक है, जो इसका मेंबर है, ठीक है, इसका नाटो का ना संस्थापक सदस्य है, फाउंडिंग मेंबर है, 1949 में जुड़ा था। फिर जो लातविया है 2004 में जुड़ा था नाटो से, एस्टोनिया जुड़ा था 2004 में, पोलैंड जुड़ा था 1999 में। ये सब नाटो में शामिल हो चुके हैं, ठीक है। जो कि रूस का पड़ोसी हैं ये सब। मैंने आपको इन जो देशों के नाम बताए ना, वैसे नहीं बताए, वैसे तो 31 देश हैं, लेकिन ये सब क्या है? रूस के पड़ोसी हैं, तो रूस के लिए चिंता वाली बात है, ठीक है। अब फिनलैंड जो है, आपको पता होगा, फिनलैंड जो है वो आप उसको अच्छे तरीके से जानते हैं। कैसे जानते हैं? नोकिया वहीं की कंपनी है, ठीक है। और नोकिया का फ़ोन तो प्राय सभी ने यूज किया ही होगा, ठीक ठीक है ना। अब देखो, तो फिनलैंड ने वहाँ ज्वाइन किया। तो ये सब बातें हैं आज के टॉपिक में। तो ये आईआर का टॉपिक है, कुछ देश विदेश में क्या हो रहा है। अब फिनलैंड इसके बगल में है, ठीक है। अब कुछ जो मतलब ये है कि फिनलैंड नाटो के साथ क्यों जुड़ा। देखो, अब नाटो, फिनलैंड क्या है, रूस के बगल में है और फिनलैंड का रूस के साथ उतना बनता नहीं है। तो इसे डर था कि कहीं यूक्रेन की जो गति हुई है ना, यूक्रेन की जो हालत हुई है ना,
वही हालत मेरी भी ना हो जाए, फिनलैंड को ये डर है। इसलिए फिनलैंड इससे बिल्कुल भागाया और जाकर नाटो में ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और मैंने बता दिया आपको कि नाटो की जो मतलब संधि है, जो एग्रीमेंट है, उसका अनुच्छेद 5 है, आर्टिकल 5 है, उसमें कहा गया है कि नाटो के किसी भी मेंबर पर अगर कोई अटैक करेगा तो उस अटैक को ना सभी मेंबर पर किया हुआ अटैक माना जाएगा। मतलब कि एक किसी देश की रक्षा करने के लिए सभी देश आगे आएंगे, और अमेरिका बिल्कुल उसके साथ खड़ा है। ठीक है, अमेरिका के विदेश मंत्री जो है ना, इसके संरक्षक हैं नाटो के, तो अमेरिका और रूस। ठीक है, नाटो अमेरिका समर्थित है ना, अमेरिका का समर्थन उसे प्राप्त है। ठीक है ना, कोई भी देश नाटो में शामिल हो सकता है जो अपनी कुछ इसकी आवश्यकताएं हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको पूरा करने के बाद। ठीक है, अब देखो नाटो में शामिल जो होगा ना फिनलैंड, तो वो अपनी जो सैन्य क्षमता है उसको डेवलप करेगा, और जो अन्य यूरोपियन कंट्रीज हैं उसके साथ अपने जो संबंध है उसको आगे बढ़ाएगा। और जो 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, और अभी एक साल पहले 22 की बात है, जब यूक्रेन पर रूस ने अटैक कर दिया, तो ऐसी जो स्थिति आई, और थोड़ा रूस की स्थिति पहले से कमज़ोर तो हुई ही है पहले से, है ना। तो इन सब कुछ मतलब बातें हैं, और वैश्विक पटल पर रूस किस प्रकार से अलग थलग पड़ रहा है, ठीक है, कमज़ोर हो रहा है। तो इस सब को देखते हुए, और थोड़ा डर भी है ना रूस के बगल में कि यूक्रेन वाली स्थिति ना उसकी भी हो जाए, तो फिनलैंड अपना भविष्य में अपने आप को किसी भी प्रकार के रिस्क से बचाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए नाटो के पास गया, नाटो में ज्वाइन कर लिया। और इससे क्या होगा, फिनलैंड और रूस के बीच जो टेंशन है वो और बढ़ेगा। ठीक है ना। और दूसरी बात कि जो मतलब वैश्विक पटल पर है तो विवाद इस प्रकार गहराते ही रहते हैं, लेकिन जो वर्तमान जो घटनाक्रम है तो रूस और भी ज़्यादा सतर्क हो जाएगा। और दूसरी बात कि लड़ाई जो है किसी के लिए भी मतलब सहज विकल्प नहीं है, और इसे दूर ही रखना चाहिए। हालांकि वर्तमान स्थिति वही है कि नाटो का 31वां सदस्य है ये, हाँ मतलब फिनलैंड बन गया है, और ये और अब ये रूस से काफ़ी दूर जा चुका है। और दूसरी बात, इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये भी है कि जो फिनलैंड जो है ना और रूस जो है, दोनों मतलब पड़ोसी हैं ये आपस में। ठीक है, तो इनकी जो बॉर्डर है ना वो 1340 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, बॉर्डर, और फिनलैंड जो है वो शामिल हुआ है इसमें। ठीक है, तो अब देखते हैं कि रूस जो है भविष्य में किस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है, और वैश्विक घटनाएं जो हैं किस प्रकार करवटें लेती हैं। तो फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार। लेकिन जो मैंने पढ़ाया है उसको आप अवश्य देखें पूरे वीडियो को, और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।